नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो हुआ पहलगाम में उसका जिस तरह से भारत ने जवाब दिया था, ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और देखिए, इसकी वजह से भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करो। और ये हर एक किसी को पता होना चाहिए कि भारत की जो पहले स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, पहले जो प्लानिंग हुआ करती थी, वो कंप्लीटली अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये मॉडर्न वॉरफेयर का ज़माना है। पहले जिस तरह की चीज़ें चला करती थी, इनफैक्ट अगर आप 10 से 15 साल पहले भी अगर देखोगे, जिस तरह से सिचुएशन हुआ करती थी, अब इससे काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप सब जानते ही हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए हम 2008 की बात करें, 2001 की बात करें, जो भी भारत के ऊपर एरर अटैक किए गए, तो उस समय हम डिप्लोमैटिक प्रेशर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो यहाँ पर आतंकवाद ना फैलाए। यहाँ पर इंटरनेशनल कंडेमिनेशन किए जाते थे, मोबिलाइजेशन काफ़ी डिले हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इमीडिएटली मिलिट्री प्लानिंग करना है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मान लो हम धीरे धीरे चीज़ों को करते, मोबिलाइज करते, फोर्सेस को इंटेलिजेंस गैदरिंग करते, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता। ऑपरेशन सिंदूर जस्ट जो पहलगाम अटैक था उसके कुछ ही दिनों के बाद किया गया, क्योंकि उस समय इमोशंस काफ़ी हाई थे। दुनिया भी कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किया हमने और पूरी दुनिया को बताया कि देखिए, ये हमारा टारगेट है, हम टेररिस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पर हमने हमला किया है। और पाकिस्तान को भी संदेश दिया कि अगर आप एस्केलेट करना चाहते हो मामला, तो हम रेडी है, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, जो हमने करके दिखा दिया। जिस तरह से बाद में हमने उनके एयर बेसिस को तबाह किया, उसके बाद आप देखते ही हो कि यहाँ पर जो युद्ध है वो रुक जाता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले और आज के डेट में बड़ा बदलाव आया है। इनफैक्ट ऑपरेशन अगर आप देखोगे, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने नॉट एरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को ख़त्म किया। जो लॉन्च पैड्स थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, उनको यहाँ पर ख़त्म किया। प्रिसीजन जो गाइडेंड वेपन्स है उसका इस्तेमाल किया। जो ड्रोन्स हो गया, ISR सिस्टम हो गया, सैटेलाइट्स हो गए, उसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हुआ है। और 88 आवर मिलिट्री कन्फेशन जो चली है, मतलब ये पूरे 3 से 4 दिन जो पूरा चला था, उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कभी भी टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट हुआ ही नहीं है। दुनिया भर में आप देखोगे, जहाँ जहाँ पर भी वॉर होता है, चाहे आप रशिया यूक्रेन का देख लो कि ये टेरिटरी चाहिए हमें, वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ों पर फोकस होता है। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पनिश करो, डेटरेंस एक प्रकार से एस्टैब्लिश करो कि अगले बार कुछ भी करने से पहले ये लोग 10 बार सोचें। उसको भी हमने अवॉइड किया। और देखो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो वॉर तो स्टार्ट कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। अभी रिसेंटली देख लीजिए, ईरान वॉर में अमेरिका अपने आप को क्या समझता था। तो उस समय अमेरिका बस क्या करता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग कर देता है, स्ट्राइक कर देता है, उसको लगता है वो जीत जाएगा, लेकिन उसका एंड क्या होगा वो किसी को पता नहीं। और इसीलिए मामला अभी तक फंसा हुआ है कि किस तरह से ईरान वॉर को रोका जाए। तो एक प्रकार से भारत ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से कि हमें कितना आगे जाना है, कितने हद तक चीज़ों को रखना है, वो हमने यहाँ पर किया है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग द वॉर, यू शुड ऑल्सो नो कि वॉर कब एंड होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, भारत के पर्सपेक्टिव से ये एक इवेंट होता है। दुनिया में हर एक देश में एक इवेंट होता है जो उसको बहुत बड़ा लेसन देता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 1991 का गल्फ वॉर,
उसकी वजह से यूएस का जो वॉरफेयर है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो कारगिल युद्ध हुआ उसकी वजह से भारत का जो माउंटेन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है वो पूरी तरह से बदल गया था। और रशिया यूक्रेन वॉर में जो ग्लोबल ड्रोन वॉरफेयर की थिंकिंग है वो यहाँ पर बदल गई। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की जो सोच है यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुई है। यहाँ पर जो प्रिसिजन वॉरफेयर है हाई स्पीड में वो कैसे करना है, एआई असिस्टेड कॉम्बैट हो गया, ये बहुत सी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 5 मेन पिलर्स है। पहले क्या होता था, ओल्ड मॉडल भारत का था कि स्लो मोबिलाइजेशन, धीरे धीरे करते महीनों लग जाएंगे, तब हम अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करेंगे, तब कोई कदम ले पाएंगे। अब यहाँ पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स आना चाहिए। पहले ट्रूप्स के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, अब टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। पहले सर्विस स्पेसिफिक ऑपरेशन हुआ करते थे, अब जॉइंट होता है। पहले क्या था कि आर्मी कर रही है तो सिर्फ आर्मी ही फोकस कर रही है। अब क्या है, यहाँ पर जो तीनों है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब मिलकर काम करेंगे। कन्वेंशनल बैटलफील्ड के ऊपर फोकस होता था, अब क्या है, मल्टी डोमेन है। ये मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। सबसे पहला शिफ्ट क्या है, फ्रॉम मास मोबिलाइजेशन टू रैपिड रिटेलिएशन। जैसे एग्जाम्पल 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक। मतलब बार बार टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ट्रूप मोबिलाइजेशन में बहुत लंबा समय लग जा रहा है और उसमें लगता भी है रेलवे की लॉजिस्टिक्स, आर्मर डिप्लॉयमेंट, एयर बेस प्रिपरेशन, क्योंकि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखे हुए हैं। और इसकी वजह से जो स्ट्रैटेजिक सरप्राइज होना चाहिए ना, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको याद होगा पहलगाम के बाद हर दिन पाकिस्तान को लगता था आज उसके ऊपर अटैक होगा, आज होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ आपको याद हो, जस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो हमने एच किया था 7 तारीख की सुबह सुबह, तो उस समय हमने यहाँ पर पाकिस्तान को एक ये संदेश दिया, मतलब पूरी दुनिया को दिया कि भारत में एक ड्रिलिंग होने वाली है। और ड्रिलिंग होने से पहले ही मतलब हम भी यही सोच रहे थे कि भाई कोई ड्रिलिंग होगी, सायरन बजेगा, तो अभी तो पाकिस्तान फिर सोचा ही नहीं कि आज अटैक होगा, और उल्टा उसी दिन अटैक हो गया। तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन जब तक आप करोगे ना, महीनों बीत जाएंगे, तो इमोशंस हट जाते हैं। इमोशन से कहने का मतलब यह है कि जो मैं आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में कि जो दुनिया है वो भी तो देखती है ना, उसका भी रिएक्शन आएगा। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, दुनिया के अलग अलग देश रिएक्ट किए। किसी ने कंडेम नहीं किया भारत के इस एक्ट को, क्योंकि सबको पता था कि भारत के साथ क्या हुआ है। अब यही चीज मान लो अब हम करते 1 साल के बाद करते, तो आपको क्या लगता है वही चीज रहती? नहीं रहती। तो यहाँ पर मास मोबिलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, हमें रैपिड रिटेलिएशन करना है। और ऑपरेशन सिंदूर ने इसी चीज को चेंज किया। हमने जो टारगेट्स हैं रैपिडली आइडेंटिफाई किए, कुछ ही घंटे के अंदर स्ट्राइक कर दिया। प्रिसिजन जो सिस्टम है वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, तो इसको कहा जाता है कोल्ड स्टार टाइप रैपिड प्यूनिटिव कैपेबिलिटी। ये भारत अपनाया है। ऑल्दो भारत इसको ऑफिशियली बोलता नहीं है, लेकिन हाँ, भारत अब ये चाहता है कि हमारा खुद का जो रेडीनेस है वो हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पर जो प्री इंटीग्रेटेड कमांड्स हैं वो रहना चाहिए। रियल टाइम सर्वेलेंस जो है वो हमेशा रहना चाहिए कि अगर कल के डेट में कोई भी कुछ भी हो भारत के ऊपर, हम बस तैयार हैं अटैक करने के लिए। फिर दूसरा जो बड़ा शिफ्ट आया ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, वो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ टैंक्स, इन्फेंट्री, फाइटर जेट शिप्स, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था कि लैंड, एयर, सी, इसी के ऊपर हम फोकस करते थे। अब क्या है, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एआई वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सैटेलाइट वॉरफेयर। आप समझ रहे हो? मतलब आपकी जो विक्ट्री है ना, वो अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप हर एक एरिया में रेडी हो कि नहीं। मल्टी डोमेन वॉरफेयर का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि सैटेलाइट जो मूवमेंट है वो डिटेक्ट करेगा, ऊपर से सैटेलाइट नज़र रखेगा। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो इसरो हमारा काम कर रही है। फिर ड्रोन कंफर्म करेगा टारगेट को।
अच्छे से देख के आएगा, समझेगा कि हाँ ये टारगेट है, इसको हम अटैक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर एआई सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स को प्रोसेस करता है। साइबर यूनिट एनिमी के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम रडार्स को जैम कर सकता है, सामने वाले रडार को। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर में उनके जो रडार है वो हमने खत्म किए, उसको जैम कर दिया। एयरफोर्स प्रिसिजन स्ट्राइक फिर कर पाती है। मतलब दिस इज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। हर एक चीज अकेले काम नहीं करेगी। यहां पर आपको मल्टी डोमेन हर एक चीज में इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना होगा। फिर नेक्स्ट जो बड़ा शिफ्ट आया वो था ड्रोन्स। ड्रोन्स इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो। पहले क्या था? भारत की जो सोच थी वो ये थी कि जो ड्रोन्स है वो सिर्फ सर्विलेंस तक के लिए ही काम आते हैं, रिकॉनेसेंस के लिए काम आते हैं। मतलब निगरानी रखने के लिए, देखने के लिए, बस वहीं तक हमारा सोच सीमित था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अब हम ये समझते हैं कि ऑफेंसिव जो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है उसकी तरह काम करता है ड्रोन। यहाँ पर जो स्वार्म वेपन्स हो गए, एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हो गए। जैसे जम्मू वगैरह के एरियाज में आपको याद होगा बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान की तरफ से वो भी भेजे जा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी है कि किस तरह से क्या करना है। ड्रोन्स रेवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि बहुत सस्ता होता है ना। 1 लाख का ड्रोन 50 करोड़ के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 500 करोड़ के रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मॉडर्न ड्रोन क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसी की वजह से ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसको हमें और तेज़ी से अपनाने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जो बड़ा शिफ्ट था वो था एयर पावर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। मतलब ये हमने सीखा कि जो फ्यूचर वॉर होगा ना वो कुछ ही घंटे में डिसाइड होगा। इट इज़ नॉट अबाउट मंथ्स कि इतने महीनों तक चलेगा, इससे नहीं होगा। धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है और बहुत कुछ ही पीरियड में सब कुछ तबाह हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई हमारी एयर सुपीरियरिटी बहुत ज़रूरी है, मिसाइल सुपरिटी बहुत ज़रूरी है और एयर डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है। भारत अपना जो एयर स्ट्रैटेजी है उसको इवॉल्व कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो राफेल इंटीग्रेशन, S-400, इंडिजिनस मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें एक्सपैंड हो रही है। भारत यहाँ पर अपना रडार नेटवर्किंग को इम्प्रूव कर रहा है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम लेकर आ रहा है। लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? आपको याद होगा 15 अगस्त को पीएम मोदी ने पिछले साल क्या बोला था लाल किले से, कि मिशन सुदर्शन चक्र ये हमारा एकदम अल्टीमेट एयर डिफेंस जो सिस्टम है, लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें क्रूज मिसाइल, स्वार्म ड्रोन्स, म्यूशंस हो गए, हाइपरसोनिक वेपन्स हो गया, सब कुछ है। भारत यहाँ पर अपना लेयर्ड इंटरसेप्शन नेटवर्क को डेवलप कर रहा है, रडार ग्रिड को इंटीग्रेट कर रहा है। तो इससे दो चीज़ें अचीव हो रही है, एक तो है एयर डिनाइल और दूसरा है एयर डोमिनेंस। इसका मतलब क्या होता है? एयर डोमिनेंस का मतलब ये हो गया कि आप सामने वाले एनिमी कंट्री के किसी भी एसेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो आपको रोक नहीं पाएगा। और एयर डिनाइल का मतलब है कि सामने वाला एनिमी कंट्री जब हमारे ऊपर फायर करता है तब हम उसको आसानी से रोक सकें। तो हमारे पास एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एयर सुपीरियरिटी होनी चाहिए ताकि उनके यहाँ पर जाकर अटैक करे, तब ये काम चलेगा। तो एयर पावर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर इसके अलावा जॉइंटनेस एंड थिएटर कमांड। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये सब अपना सेमी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती थी, ऑपरेट करती थी। इसकी वजह से डुप्लीकेशन काफ़ी होता था, खर्चा ज़्यादा होता था, कोऑर्डिनेशन उतना नहीं हो पाता था, कमांड स्ट्रक्चर काफ़ी फ्रेगमेंटेड थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि जॉइंटनेस कितना काम करती है। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है उससे स्पीड बढ़ जाती है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसकी वजह से इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो थिएटर कमांड का मतलब देखो समझो, जैसे मान लो अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो वहाँ पर थिएटर कमांड का मतलब एक कमांडर तीनों जो फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
इन सबको एक साथ कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम, नेवल जो सपोर्ट है, लैंड फॉर्मेशन हो गया, ड्रोन्स हो गया, ये सब कुछ एक के थ्रू जो है यहाँ पर चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो इसकी वजह से स्पीड, कोऑर्डिनेशन और यूनिफाइड प्लानिंग ये सब हम कर पाएंगे। फिर इसके अलावा जो एक बड़ा शिफ्ट आया है वो है एआई और डेटा वॉरफेयर में। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि एआई क्या करता है? टारगेट जो एक्विजिशन है उसको देखता है, बैटलफील्ड एनालिसिस करता है, थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन करता है, इस तरह की बहुत चीज़ें करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत सारे डेटा जनरेट होते हैं। सैटेलाइट से डेटा जनरेट होता है, रडार से डेटा जनरेट होता है, ड्रोन इमेजरी आ गई, थर्मल सिग्नेचर आ गया। अब आप एक चीज़ बताओ, जब वॉर चल रहा है तो क्या उस समय एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है इन सारे डेटा को एक साथ समझना, फिर यहाँ पर स्ट्राइक करना? वो अगर आप करने बैठोगे तब तो पता नहीं 2-4 दिन लग जाएंगे, तब तक काम ही खत्म हो जाएगा, महीना लग जाएगा उसको समझने में। तो यहाँ पर एआई सिस्टम उसको क्विकली एनालाइज करता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है, टारगेट्स क्लासिफाई करता है। तो ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू हम कर सकते हैं। एआई दैट इज़ वाई आज के डेट में और इम्पॉर्टेंट हो गया, स्पेशली वॉरफेयर के समय। फिर इसके अलावा जो बड़ा शिफ्ट है वो है इंफॉर्मेशनेशन वॉरफेयर। और अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी लगता है कि भारत अक्सर मतलब इतना हम कुछ कर पाते हैं, हमारे पास प्रॉपर इमेजेस होते हैं, डेटा होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऑनलाइन वाला जो गेम है ना, इंफॉर्मेशनेशन वॉरफेयर, उसमें भारत कई बार ये कहा जाता है कि पीछे हो जाता है। लेकिन अगेन इसमें भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। लोगों को क्या चाहिए? बस शॉर्ट टर्म में खुशी चाहिए कि देखो ये ऑनलाइन में ये बातें कह रहा है, पाकिस्तान ये झूठी खबरें फैला रहा है, अब हम क्या करें? तो वो थोड़ा सा मतलब ये सोचने के लेवल पर है। क्या है कि हम झूठ तो नहीं बोल सकते ना पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान तो क्या है, उसको इमेज देना नहीं है, अपनी जनता को बस आवाम को खुश करना है कि देखो हमने भारत की ये धज्जियाँ उड़ा दी। S-400 ही उन्होंने तो ख़त्म कर दिया था सपने में। तो ये सारी चीज़ें वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं और वहाँ के लोग भी खुश होते रहते हैं कि देखो हमने भारत का नुकसान कर दिया, एक खरोच तक नहीं आई थी भारत को। तो यहाँ पर क्या है ना कि भारत को अभी अब कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन वाला गेम है उसको और एग्रेसिव तरीके से जाना होगा। ये जो बोट्स वगैरह बनाए जाते हैं गलत खबरें फैलाना, अब कैसे किया जाए? अब पूरे वॉरफेयर के समय लोगों की साइकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, भारत कभी भी झूठ तरीके से नहीं जा सकता क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही करेगा। अब पाकिस्तान की इमेज क्या है आप देख ही लो पूरी दुनिया में। वो क्यों हुआ है कि वो झूठ पे झूठ बोलना एक एक चीज़ों को लेकर। अभी आप देख लो यूएस में भी अपनी जो एम्बेसी है, काउंसलेट है, वहाँ पर पेशावर में उसको विड्रॉ कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान ही होगा अगर आप सही खबरें नहीं पहुंचाओगे। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस लास्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बोलना तो बड़ा आसान है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सेमीकंडक्टर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट, साइबर इकोसिस्टम, सब चीज़ में कंपटीशन है। तो फ्यूचर मिलिट्री जो है वो सारी चीज़ों पर फोकस करेगी। इसकी वजह से हमारा फिस्कल प्रेशर बढ़ जाएगा। सरकार को वेलफेयर वाला जो फंड है, लोगों की भलाई वाला जो फंड है, वहाँ से डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो कई सवाल खड़े होते हैं गन्स एंड डेवलपमेंट को लेकर कि क्या भारत हाई डिफेंस स्पेंडिंग लगातार कर सकता है? वेलफेयर जो स्पेंडिंग है क्या वो सफ़र नहीं करेगी? लोगों को खाने के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको तुरंत अपस्केल करना है। क्या हम चाइना के साथ टेक्नोलॉजी में compete कर पाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं, देखना होगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था वो आपको एक एक सोच दिया होगा कि आखिरकार ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे क्या बदला है।